अध्याय 11 युद्ध कला का प्रशिक्षण। रविवार की सुबह जब हैरी उठा तो कमरे में जाड़े के सूरज की चमकदार रोशनी थी। उसके हाथ की हड्डियां उगाई थी परंतु वह पड़म थी। वो उठकर बैठ गया और कॉलिन के बिस्तर की तरफ गया, परंतु उसे कुछ नहीं दिखा क्योंकि आज वहां पर्दे डाल दिए गए थे। मैडम पॉम्फ्री ने देखा हैरी जाग गया है तो वो नाश्ते की ट्रे लेकर आई। फिर वे उसके हाथ और उंगलियों को मोड़ने लगी, फैलाने लगी, बोली सब ठीक है। जब उसने पटे अंदाज में बाएं हाथ से दलिया खाया, नाश्ता खत्म करने के बाद कहा तुम जा सकते हो। हैरी ने फटाफट कपड़े पहने गरुड़द्वार टावर की तरफ चल दिया। वो रॉन और हरमाइनी को कॉलिन और डॉबी के बारे में बताने के लिए व्याकुल था परंतु वो वहाँ नहीं थे। हैरी सोचने लगा कहाँ गए हैं, उनकी तलाश में चल दिया। उसे बुरा लग रहा था कि ये जानने में उनकी कोई रुचि नहीं थी कि हड्डियां वापस बनी या नहीं। हैरी लाइब्रेरी के पास से गुजरा तो पर्सी बीज़ली निकला। वो पिछली बार की तुलना में ज्यादा अच्छे मूड में था। ओह हेलो हैरी, कल तुमने बेहतरीन उड़ान भरी, सचमुच बेहतरीन। गरुड़द्वार को हाउस कप के लिए बढ़त मिल गई है, तुमने 50 पॉइंट हासिल कर लिए। तुम्हें रॉन या हरमाइनी दिखे? हैरी ने पूछा। नहीं, वो मुझे नहीं दिखे, पर्सी बोला। उसकी मुस्कुराहट फीकी हो गई। मुझे आशा है रॉन लड़कियों के बाथरूम में नहीं होगा। हैरी जबरदस्ती मुस्कुराया। उसने पर्सी के ओझल होते ही सीधे मायूस मीना के बाथरूम का रुख किया। उसे समझ नहीं आया कि रॉन और हरमाइनी दोबारा वहां क्यों गए होंगे। ये तसल्ली करने के बाद कि फिल्च या प्रीफेक्ट्स आसपास नहीं थे, उसने बाथरूम का दरवाजा खोला। उसे एक बंद टॉयलेट से आवाजें सुनाई दी। मैं हूँ, हैरी ने बाथरूम का दरवाजा बंद करते हुए कहा। उसने देखा हरमाइनी की आंख की होल से झांक रही है। हैरी, तुमने हमें बुरी तरह डरा दिया, अंदर आओ, तुम्हारा हाथ कैसा है? अच्छा है, हैरी बोला और टॉयलेट में घुस गया। एक पुरानी कढ़ाई टॉयलेट सीट पर रखी थी। उसकी तली के नीचे हो रही कड़कड़ाहट से हैरी समझ गया इसके नीचे आग जल रही है। वाटरप्रूफ जादुई आग जलाने में हरमाइनी को महारत थी। हम तुमसे मिलने आने वाले थे परंतु फिर हमने भेस बदल काढ़ा बनाने का निश्चय किया, रॉन ने स्पष्ट किया। हैरी ने मुश्किल से टॉयलेट का दरवाजा दोबारा बंद किया। हमने निर्णय लिया कि इसे छुप कर बनाने के लिए सबसे सुरक्षित जगह है। हैरी ने उन्हें कॉलिन के बारे में बताना शुरू किया परंतु हरमाइनी ने बीच में टूटते हुए कहा, हम पहले ही जानते हैं। आज सुबह ही हमने प्रोफेसर मैकगोनिगल को इस बारे में प्रोफेसर फ्लिटविक से बात करते सुना था। जितनी जल्दी हम मैलफॉय से सच्चाई उगलवा सकेंगे उतना अच्छा है, रॉन ने घबराते हुए कहा। ब्रिटिश मैच हारने के बाद उसका मूड इतना खराब था कि उसने कॉलिन पर अपना गुस्सा उतारा होगा। एक और चीज, हैरी ने कहा जब उसने हरमाइनी की गांठदार घास के पूरे खोलकर काढ़े में डालते हुए देखा। आधी रात को डॉबी मुझसे मिलने आई। रॉन और हरमाइनी ने उसे हैरानी से पूरा। हैरी ने उन्हें हर बात बताई जो डॉबी ने कही थी। रॉन और हरमाइनी मुंह खोलकर उसकी बात सुनते रहे। रहस्यमयी तहखाना पहले भी खुल चुका है, हरमाइनी बोली। इससे बात साफ हो गई। लूसियस मैलफॉय ने तहखाने को तब खोला होगा जब वो स्कूल में था। अब उसने अपने बेटे ड्रैको को भी सिखा दिया है। काश डॉबी ने तुम्हें बताया होता तहखाने के अंदर किस तरह का जानवर है। मैं जानना चाहता हूँ क्योंकि मैंने आज तक किसी को स्कूल में घूमते नहीं देखा। शायद वो अदृश्य हो सकता है। हरमाइनी ने कड़ाही के नीचे डली जोकों को कलछी से कुरेदते हुए कहा, यह शायद रूप परिवर्तन कर सकता है। तुम पढ़ती बहुत ज्यादा हो हरमाइनी, रॉन बोला और उसने जोकों के ऊपर मरे हुए पतंगे डाल दिए। फिर उसने पतंगों का खाली पैकेट मरोड़ा और हैरी की तरफ पलट कर देखा। तो डॉबी ने हमें ट्रेन पकड़ने से रोका और तुम्हारा हाथ तोड़ डाला, उसने एक मैसेज लाया। तुम जानते हो हैरी, अगर वो तुम्हारी जान ऐसे ही बचाने की कोशिश करता रहा तो एक दिन वो तुम्हारी जान ले लेगा। सोमवार की सुबह तक खबर पूरे स्कूल में फैल गई। कॉलिन क्रीवी पर हमला हुआ है और वो अस्पताल में है। माहौल अचानक अफवाहों और संदेहों से भर गया। जिनी वीजली जो सम्मोहन की क्लास में कॉलिन क्रीवी के पास बैठती थी परेशान दिख रही थी। फ्रेड और जॉर्ज उसका मूड ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं परंतु हैरी को लगा इसके लिए वो गलत तरीके इस्तेमाल कर रहे हैं। वो बारी बारी से खुद जादू के बालों या फूल से ढक रहे थे या मूर्तियों के पीछे से अचानक उसके सामने कूद कर उसे चौंका रहे थे। इस दौरान टीचर्स से छुपकर स्कूल में तावीज़ों, गंडों और अन्य सुरक्षा यंत्रों और उपाय का व्यापार फल फूल रहा था। नेविल लॉन्ग बॉटम ने कई चीजें खरीदी जैसे बुरी गंध वाला एक बड़ा हरा प्याज, एक नुकीला बैगनी स्फटिक और गोह की सड़ती हुई ऊंट। इन्हें खरीदने के बाद गरुड़द्वार के विद्यार्थियों ने नेविल को याद दिलाया उसे कोई खतरा नहीं, वो शुद्ध खून है इसलिए उस पर हमला होने की आशंका नहीं है। नेविल के गोल चेहरे पर दहशत थी जब उसने कहा, पहले उन्होंने फिल्च को सताया है, सब जानते हैं, मैं भी उसी की तरह एक नकारा हूँ।
दिसंबर के दूसरे सप्ताह में प्रोफेसर मैकगोनागल हमेशा की तरह उन लोगों के नाम इकट्ठे करने आए जो क्रिसमस की छुट्टियों में स्कूल में रुकने वाले थे। हैरी, रॉन और हरमाइनी ने उस सूची में अपने नाम लिख दिए। जब उन्होंने ये सुना कि मैलफॉय रुक रहा है तो उन्हें ये बात संदिग्ध लगी। देश बदल काढ़े का प्रयोग करने के लिए और उससे सच्चाई उगलवाने के लिए छुट्टियां आदर्श रहेंगी। दुर्भाग्य से काढ़ा आधा ही तैयार हुआ था। उन्हें अब भी बाइकॉन के सींग और बूम स्लिंग के सांप की केंचुली की जरूरत थी। ये चीजें उन्हें एक ही जगह पर मिल सकती थी, स्नैप की व्यक्तिगत अलमारी। हैरी ने मन में सोचा कि वो स्नैप के ऑफिस में घुसकर चोरी करते हुए पकड़े जाने की बजाय नाग शक्ति के भयानक जानवर का सामना करना पसंद करेगा। जब गुरुवार की दोपहर को जादुई काढ़े की क्लास का समय करीब आने लगा तो हरमाइनी जल्दी में बोली, हमें बस इतना करना है, उनकी क्लास में किसी तरह उनका ध्यान किसी दूसरी चीज पर मोड़ दें, फिर हम में से कोई भी स्नैप के ऑफिस में घुसकर जरूरत का सामान निकाल सके। हरमाइनी सपाट अंदाज में बोली, बेहतर होगा कि मैं सामान चुराऊं, अगर तुम्हें पकड़ा गया तो तुम दोनों को स्कूल से निकाल दिया जाएगा, परंतु मेरा रिकॉर्ड साफ। कोई ऐसा फसाद करो कि स्नैप 5-7 मिनट के लिए व्यस्त हो जाए। हैरी के चेहरे पर फीकी मुस्कान आ गई। जानबूझकर स्नैप की जादुई काढ़े की क्लास में फसाद करना उतना ही सुरक्षित था जितना सोते हुए ड्रैगन की आंख में उंगली करना। जादुई काढ़े की क्लास एक बड़े तहखाने में लगती थी। स्नैप धुएं के बीच में चहलकदमी कर रहे थे और गुरुद्वार के विद्यार्थियों के काम पर ताने कस रहे थे। नाग शक्ति के विद्यार्थी स्नैप की हाँ में हाँ मिलाकर व्यंग्य से मुस्कुरा रहे थे। ड्रैको मैलफॉय, जो स्नैप का प्रिय विद्यार्थी था, रॉन और हैरी की तरफ देखकर जहरीली मछली की तरह पलकें फड़फड़ा रहा। वे दोनों जानते थे कि अगर हैरी का फुलाने वाला काढ़ा बहुत ज्यादा पतला था, परंतु उसके दिमाग में इससे ज्यादा महत्वपूर्ण बातें ही रही थी। वो हरमाइनी के इशारे का इंतजार कर रहा। जब स्नैप मुड़ा और नेविल को सताने के लिए आगे बढ़ा तो हरमाइनी ने हैरी की तरफ देखा और उसे इशारा किया। हैरी तुरंत अपनी कढ़ाई के पीछे झुका। उसने अपनी जेब से फ्रेड का एक फिलिबस्टर पटाखा निकालकर अपनी छड़ी से कुरेदा। पटाखा सुलग गया और चिंगारियां छूने लगा। हैरी जानता था उसके पास कुछ ही सेकंड है, इसलिए वो सीधा खड़ा हुआ। उसने निशान आसाद कर पटाखे को हवा में उछाल दिया। पटाखा सीधा निशाने पर जाकर गोयल की कड़ाही में गिरा। गोयल के काढ़े में विस्फोट हो गया। पूरी क्लास नहा गई। जब विद्यार्थियों के शरीर पर फुलाने वाले काढ़े के छींटे पड़े तो वो चीख उठे। मैलफॉय का चेहरा काढ़े से नहा गया। उसकी नाक गुब्बारे की तरफ खुलने लगी। गोयल पागलों सा इधर उधर घूम रहा था। उधर स्नैप क्लास को शांत करने और पता लगाने की कोशिश में थे कि क्या हुआ। हैरी ने देखा इस हल्ले में हरमाइनी चुपचाप दरवाजे से निकली। खामोश, खामोश! स्नैप गरजे, जिस किसी पर भी छींटे गिरे हों वो सिकोड़ने वाले काढ़े के लिए यहाँ आ जाए। अगर मुझे पता चल गया कि किसने किया है। हैरी ने अपनी हंसी रोकने की कोशिश की जब उसने मैलफॉय को तेजी से आगे बढ़ते देखा। मैलफॉय का सिर उसकी नाक की वजन से धंस रहा था, क्योंकि उसकी नाक फूलकर किसी छोटे तरबूज जितनी बड़ी हो गई थी। लगभग आधी क्लास स्नैप के टेबल के पास पहुंच गई। कुछ बाहें मुदगर की तरह मोटी हो गई थी, कुछ के होंठ फूलकर दैत्याकार हो गए थे। कुछ समय बाद हैरी ने देखा हरमाइनी दोबारा तहखाने में लौट आई और उसके दुशाले का अगला हिस्सा उभरा हुआ है। जब सब परेशान विद्यार्थियों ने सिकोड़ने वाले काढ़े का घूंट पी लिया और सूजन ठीक हो गई तो स्नैप गोयल की कड़ाही के पास पहुंचे। उन्होंने पटाखे के काले अवशेष बाहर निकाले। अचानक खामोशी छा गई। अगर मुझे पता चला इसे किसने फेंका था तो मैं इसे स्कूल से बाहर निकलवा कर दम दूंगा, स्नैप ने कहा। हैरी ने अपना चेहरा ऐसा बनाया जैसे कुछ न जानता हो और खुद इस बात को लेकर उलझन में हो। स्नैप उसी की तरफ देख रहे थे। 10 मिनट बाद जब घंटी बजी तब हैरी ने राहत की सांस ली। वे जानते थे कि ये काम मैंने किया है। हैरी ने रॉन और हरमाइनी को बताया और वो तेजी से मायूस नीना के बाथरूम की तरफ जा रहे थे। हरमाइनी ने नए सामान को कड़ाही में डाला और तेजी से काढ़ा हिलाने लगी। खुश होकर कहा, 15 दिन में तैयार हो जाएगा। स्नैप ये साबित नहीं कर सकते कि ये काम तुमने किया है, रॉन ने हैरी को तसल्ली देते हुए कहा। वो कर ही क्या सकते हैं? स्नैप को मैं जितना जानता हूँ उसके आधार पर यही कह सकता हूँ कि वो जो भी करेंगे बुरा ही करेंगे। हैरी ने काढ़े के खदबदाने और उबलने की आवाज सुनी। अब 1 सप्ताह बाद रॉन और हरमाइनी प्रवेश कर रहे थे तभी कुछ विद्यार्थियों को नोटिस बोर्ड पर चारों तरफ भीड़ लगाए देखा। सीमस बोला, अपने यहाँ युद्ध कला प्रशिक्षण क्लब शुरू हो रहा है। पहली बैठक आज रात को। युद्ध कला सीखने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कभी भी काम आ जाती है। क्या तुम्हें लगता है कि नाग शक्ति का भयानक जानवर भी युद्ध कला में पारंगत होगा? रॉन ने पूछा, परंतु वो भी उस नोटिस को रुचि से पढ़ने लगा। जब वो भोजन के लिए गए तो रॉन ने हैरी और हरमाइनी से कहा, काम आ सकता है, हम भी चलें? हैरी और हरमाइनी तैयार हो गए और रात 8 बजे बड़े हॉल की तरफ तेजी से चल दिए।
लंबी डाइनिंग टेबल हटा दी गई थी। दीवार से सटकर एक सुनहरा मंच बना था जिस पर ऊपर तैरती हजारों मोमबत्तियों की रोशनी आ रही थी। जब वो लोग बातें करते हुए भीड़ के बीच से अंदर गए तो हरमाइनी बोली, मैं सोच रही हूँ कि हमें युद्ध कला कौन सिखाएगा। किसी ने मुझे बताया है कि फ्लिटविक अपनी जवानी के दिनों में युद्ध कला के चैंपियन रह चुके हैं, शायद वही सिखाएंगे। कोई भी सिखाए। जब तक कि वो हैरी ने बोलना शुरू किया, परंतु उसकी बात हताशा भरी आह के साथ खत्म हो गई। गहरे जामुनी रंग का चमकदार दुशाला पहने गिलरॉय लॉकहार्ट मंच पर आ रहे और उनके साथ कोई और नहीं बल्कि स्नैप था जो हमेशा की तरह काले कपड़े पहने। लॉकहार्ट ने सबको खामोश करने के लिए हाथ उठाया। पास आ जाओ, पास आ जाओ। क्या सब लोग मुझे देख सकते हैं? क्या मेरी आवाज सुन सकते हैं? बहुत बढ़िया। प्रोफेसर डंबलडोर ने छोटा सा युद्ध कला प्रशिक्षण क्लब शुरू करने की इजाजत दी है। अब मैं आपको अपने सहयोगी प्रोफेसर स्नैप का परिचय दे दूं, लॉकहार्ट ने मुंह खोलकर मुस्कुराते हुए कहा। उन्होंने मुझे बताया है कि वो युद्ध कला के बारे में जानकारी रखते हैं और उदारतापूर्वक मेरी मदद करने के लिए सहमत हो गए हैं। तुम लोग इस बारे में जरा भी मत घबराना। मुकाबला खत्म होने के बाद भी तुम्हारे जादुई काढ़े के मास्टर जी सही सलामत रहेंगे। अच्छा तो यही होगा कि ये दोनों एक दूसरे का काम ही तमाम कर दें। रॉन हैरी के कान में फुसफुसाया। स्नैप का ऊपरी होंठ फड़क गया। हैरी को हैरानी थी कि लॉकहार्ट क्यों मुस्कुरा रहा था। अगर स्नैप उसकी तरफ इस तरह देखता तो वो पूरी तेजी से विपरीत दिशा में भाग खड़ा होता। लॉकहार्ट और स्नैप मुड़कर एक दूसरे के सामने आए। उन्होंने अपना अपना सिर झुकाया। कम से कम लॉकहार्ट ने तो अपने हाथ फैलाते हुए ऐसा ही किया। दूसरी ओर स्नैप ने चिढ़ते हुए अपने सिर को सिर्फ हल्का सा झटका दिया। उन्होंने अपनी छड़ियों को तलवार की तरह उठाकर अपने सामने किया। लॉकहार्ट ने खामोश भीड़ को बताया, जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने छड़ियों को मुकाबले की आदर्श स्थिति में पकड़ा है। 3 की गिनती के बाद हम अपने अपने मंत्र पढ़ेंगे। हम में से कोई भी जान लेने के इरादे से मंत्र नहीं पढ़ेगा। मुझे इस बात पर विश्वास नहीं है। हैरी बुदबुदाया जब उसने स्नैप को दांत पिटपिटाते देखा। 1 2 3। दोनों ने अपनी छड़ियां घुमाई और कंधे के ऊपर ले गए। स्नैप चिल्लाए, निरस्त्र भव। जबरदस्त लाल रोशनी के धमाके के साथ लॉकहार्ट हवा में उड़ गए और उड़कर मंच के पीछे वाली दीवार से टकराए और फर्श पर लुढ़क कर गिर गए। मैल्फॉय और नागशक्ति के विद्यार्थियों ने तालियां बजाई। हरमाइनी पंजों के बल कूद कर देखती रही। चेहरे को हाथ में छुपाकर उंगलियों के बीच से चीखी, क्या तुम्हें लगता है कि वो ठीक होंगे? किसे परवाह है? हैरी और रॉन ने कहा। लॉकहार्ट अब लड़खड़ाते हुए अपने पैरों पर खड़े हो गए। वे लड़खड़ाते हुए वापस प्लेटफॉर्म पर आते हुए बोले, ये निरस्त करने वाला मंत्र था। जैसा तुमने देखा, मेरे हाथ से छड़ी छूट गई थी। ओह धन्यवाद मिस ब्राउन। हाँ प्रोफेसर स्नैप, आपके मन में उन्हें ये सिखाने का बहुत अच्छा विचार आया। अगर आप बुरा ना माने तो मैं बता दूं कि मैं पहले से जानता था कि आप ये करना चाहेंगे। अगर मैं आपको रोकना चाहता तो आसानी से रोक सकता था। बहरहाल मैंने महसूस किया कि इससे बच्चे कुछ सीखेंगे, इसलिए मैंने नहीं रोका। स्नैप की शक्ल पर कातिलाना इरादे साफ झलक रहे थे। शायद लॉकहार्ट ने समझ लिया था, इसलिए वो बोले, प्रदर्शन बहुत हो चुका, अब मैं तुम लोगों की जोड़ियां बना देता हूँ। प्रोफेसर स्नैप, अगर आप मेरी मदद करना चाहें। तो विद्यार्थियों के बीच घूमकर जोड़ियां बनाने लगे। लॉकहार्ट ने नेविल की जोड़ी जस्टिन फिंच फ्लेचरी के साथ बना दी, परंतु उसने सीधे हैरी और रॉन के पास पहुंचा। मुझे लगता है मनपसंद जोड़ी टूटने का वक्त आ गया है। वीजली तुम फिनिगन के साथ प्रैक्टिस करो और पॉटर तुम। हैरी हरमाइनी की तरफ मुड़ गया। मिस्टर मैल्फॉय, जरा इधर आना। मुझे ये देखने दो कि तुम मशहूर हैरी पॉटर का क्या हाल करते हो। और मिस रेंजर, तुम मिस बुलस्ट्रोड के साथ जोड़ी बनाओ। मैल्फॉय दांत दिखाते हुए अकड़ आया। नागशक्ति की एक लड़की भी पीछे पीछे आई। उसे देखकर हैरी को तस्वीर याद आई जो उसने चुड़ैलों के साथ छुट्टियां किताब में देखी थी। हरमाइनी उसकी तरफ देखकर हल्के से मुस्कुराई, परंतु वो लड़की नहीं मुस्कुराई। लॉकहार्ट प्लेटफॉर्म से चढ़कर चिल्लाए, अपने अपने जोड़ीदार की तरफ मुंह करो और सिर झुकाकर अभिवादन करो। हैरी और मैल्फॉय ने सिर कम झुकाया। वो एक दूसरे पर से नजर हटाने को तैयार नहीं थे। लॉकहार्ट ने कहा, अपनी छड़ियां तैयार रखो। जब मैं 3 गिनूं तो अपने मंत्र पढ़कर अपने विरोधी को निरस्त करना, सिर्फ निरस्त करना। 1 2 3। हैरी ने अपनी छड़ी अपने कंधे के ऊपर घुमाई, परंतु मैल्फॉय लॉकहार्ट के 2 बोलते ही शुरू हो गया था। उसके मंत्र ने हैरी पर तेज प्रहार किया, परंतु उसके होशो हवास कायम थे। जरा भी समय बर्बाद किए बिना हैरी ने अपनी छड़ी सीधे मैल्फॉय की तरफ मोड़ी और चीखा, बुद्धि कारकम। सफेद रोशनी की एक लपट
मेलफॉय के पेट पर पड़े और वो खिलखिलाते हुए दोहराए। मेलफॉय अपने घुटनों के बल बैठा हुआ था तो लॉकहार्ट उत्सुकता से ताकती भीड़ की तरफ दहशत से चिल्लाए, मैंने कहा था सिर्फ निरस्त करना। हैरी ने गुदगुदी करने वाले मंत्र से मेलफॉय पर प्रहार किया था और वो हंसी के मारे हिल भी नहीं पा रहा था। हैरी अनिश्चितता की वजह से रुक गया। उसे लग रहा था मेलफॉय फर्श पर है तो जादू करना खेल भावना के विपरीत होगा, परंतु उसकी गलती थी। मेलफॉय ने अपनी छड़ी हैरी की घुटनों की तरफ मोड़ी और चिल्लाया, तीव्र नर्तन। अगले ही पल हैरी के पैर बेकाबू हो गए। रुक जाओ, रुक जाओ, लॉकहार्ट चीखे, परंतु उसने अपनी स्थिति संभाली। मंत्र प्रभाव समाप्तम। हैरी के पैरों ने नाचना बंद कर दिया। माहौल में हरे धुएं की धुंध छाई थी। नेविल और जस्टिन दोनों ही फर्श पर पड़े हाँफ रहे थे। रॉन के हाथ सीमस का जर्द चेहरा था और वो अपनी टूटी छड़ी के कारनामे के लिए सीमस से माफी मांग रहा था। हरमाइनी और मिलिसेंट बुलस्ट्रोड अब भी गुत्थम थी। मिलिसेंट ने हरमाइनी के सिर को जकड़ रखा था। हरमाइनी दर्द से बिलबिला रही थी। दोनों की छड़ियां फर्श पर थी। हैरी लपका, उसने मिलिसेंट को पकड़कर खींच लिया। ये काम मुश्किल था क्योंकि वो हैरी से बहुत भारी थी। क्या हो रहा है? लॉकहार्ट युद्ध कला प्रशिक्षण के परिणाम को देखते हुए भीड़ में से गुजरते हुए बोले, मुझे लगता है ये बेहतर होगा अगर मैं तुम्हें सिखा दूं कि दुश्मन के मंत्र को किस तरह रोका जाता है। हॉल के बीच खड़े घबराए हुए लॉकहार्ट बोले। उन्होंने स्नेप की ओर देखा जिनकी आंखें चमक रही थी और तत्काल दूसरी तरफ देखने लगे। प्रशिक्षण के लिए हम अपनी तरफ से एक जोड़ी बना देते हैं, लॉन्ग बॉटम और पिंच फ्लेचली। क्या ख्याल है? अच्छा ख्याल नहीं है। वे बुरे इरादों वाले किसी विशाल चमगादड़ की तरह लहराती चाल से चल रहे थे। लॉन्ग बॉटम आसान मंत्रों से भी तबाही मचा देता है। ऐसा ना हो कि हमें पिंच फ्लेचली के अवशेषों को किसी माचिस की डिब्बी में अस्पताल भेजना पड़े। मेलफॉय और पॉटर कैसे रहेंगे? बहुत बढ़िया विचार है। उन्होंने हैरी और मेलफॉय को हॉल के बीच आने का इशारा किया। हैरी, जब ड्रैको अपनी छड़ी तुम्हारी तरफ करे तो तुम ये करना। उन्होंने अपनी छड़ी उठाई और जटिलता से उसे हिलाने डुलाने की कोशिश की, परंतु छड़ी नीचे गिर गई। स्नेप के चेहरे पर व्यंग्यात्मक मुस्कान आ गई। जब लॉकहार्ट ने तत्काल छड़ी उठाते हुए कहा, ओह, मेरी छड़ी ज्यादा रोमांचित हो गई थी। स्नेप मेलफॉय के पास पहुंचा, झुका और उसके कान में फुसफुसाया। मेलफॉय भी व्यंग से मुस्कुराने लगा। 3, 2, 1 शुरू, वो चिल्लाए। मेलफॉय ने तत्काल छड़ी उठाई और चीखा, सर्पदंश। उसकी छड़ी के सिरे में विस्फोट हुआ। हैरी दहशत से देख रहा था। एक लंबा काला सांप मेलफॉय की छड़ी से बाहर निकला, फर्श पर गिरा और सर्पदंश की मुद्रा में वार करने को तैयार हो गया। विद्यार्थियों की भीड़ तेजी से पीछे हटी। हिलना मत पॉटर, इसने अपने अलसाए भाव से कहा। सांप था कि क्रोधित सांप की तरफ हैरी को दहशत में ताकते देख स्नेप को मजा आया। मैं उसे हटा दूंगा, ये काम मुझे करने दें, लॉकहार्ट चिल्लाया। उसने अपनी छड़ी सांप की तरफ हिलाई। जोर का धमाका हुआ, परंतु गायब होने की बजाय सांप हवा में 10 फुट ऊपर उठा। धम्म की आवाज के साथ दोबारा फर्श पर गिर गया। गुस्से में तेजी से फुफकारता हुआ सांप अब सीधे जस्टिन फिंच फ्लेचली की तरफ रेंगने लगा। अपना फन फैला लिया, उसके दांत दिख रहे थे। हैरी को पता नहीं था कि उसने ऐसा क्यों किया। वो तो ये भी नहीं जानता था कि उसने ऐसा करने का सोचा भी था। उसके पैर उसे आगे ले जा रहे थे, वो खींचा जा रहा था और फिर उसने मूर्खतापूर्ण ढंग से सांप से चिल्लाकर कहा, उसे छोड़ दो, और चमत्कारी रूप से न जाने क्यों सांप फर्श पर लुढ़क गया। हैरी की तरफ देखते हुए सांप अचानक बगीचे में काले पाइप की तरह आज्ञाकारी नजर आने लगा। हैरी के मन से सांप का डर गायब हो गया। उसने मुस्कुराते हुए जस्टिन की तरफ देखा। उसे उम्मीद थी कि जस्टिन राहत, परेशानी या कृतज्ञता की भाव से उसे देखेगा, परंतु उसे उम्मीद नहीं थी कि जस्टिन गुस्से या डर से उसकी तरफ देख रहा था। जस्टिन चिल्लाया, ये तुम क्या कर रहे हो? इससे पहले कि हैरी कुछ कह सके, जस्टिन पलटा और हॉल से धड़धड़ाते हुए बाहर चला गया। इसने अपने आगे बढ़कर अपनी छड़ी लहराई। सांप काले धुएं के साथ गायब हो गया। इसने भी हैरी को अजीब निगाहों से देखा। फिर उसे महसूस हुआ कि कोई उसका दुशाला खींच रहा है। उसके कान में रॉन की आवाज आई, यहाँ से बाहर चलो, अब हिलो भी, यहाँ से बाहर निकलो। रॉन उसे घसीटते हुए गया। हरमाइनी उनके साथ तेजी से चल रही थी। जब वे दरवाजे से बाहर निकले तो दोनों तरफ खड़े लोग दूर हट गए, जैसे उससे डर रहे हैं। हैरी को कुछ समझ में नहीं आया। रॉन और हरमाइनी कुछ नहीं बोले जब तक कि वे उसे खींचकर गरुड़ द्वार के खाली हॉल में नहीं ले गए। रॉन ने हैरी को कुर्सी पर धकेलते हुए कहा, तुम सर्पभाषी हो? तुमने ये बात हमें पहले क्यों नहीं बताई? मैं
क्या हूँ? हैरी ने पूछा। सर्पभाषी, तुम सांपों से बात कर सकते हो, रॉन ने कहा। मैं जानता हूँ, मेरा मतलब है सिर्फ दूसरी बार है जब मैंने सांप से बात की है। संयोग से एक बार मैंने चिड़ियाघर में अपने मौसेरे भाई डडली पर एक सांप छोड़ दिया था। वो लंबी कहानी है, परंतु उस सांप ने मुझे बताया कि उसने ब्राजील कभी नहीं देखा है। मैंने न चाहते हुए दूर से आजाद कर दिया, जब मुझे ये पता भी नहीं था कि मैं जादूगर हूँ। सांप ने तुम्हें बताया कि उसने ब्राजील कभी नहीं देखा है? रॉन ने धीरे से कहा। तो मेरे ख्याल से यहाँ बहुत से लोग ऐसा कर सकते होंगे, हैरी ने कहा। ओ नहीं, नहीं कर सकते, बहुत कम लोग ऐसा कर सकते हैं हैरी, ये बुरी बात है। इसमें बुरी बात क्या है? तुम सबको क्या हो गया है? अगर मैंने उस सांप से ना कहा होता कि जस्टिन पर वो हमला ना करे तो क्या होता? हैरी ने गुस्सा होते हुए कहा। अच्छा, तो तुमने उससे ये कहा था? तुम्हारा क्या मतलब है? तुम भी तो वहीं थे, तुमने भी तो सुना था। रॉन बोला, मैंने तुम्हें सर्प भाषा बोलते सुना था। मुझे क्या पता तुम क्या बोल रहे थे। इसमें हैरानी की बात नहीं कि जस्टिन घबरा गया था। तुम्हारी आवाज से ऐसा लग रहा था जैसे तुम सांप को हमला करने के लिए उकसा रहे हो। तुम्हारी आवाज बहुत डरावनी थी। मैं दूसरी भाषा में बोल रहा था, परंतु मैं दूसरी भाषा को बिना जाने कैसे बोल सकता हूँ? मुझे पता ही नहीं चला। हैरी ने उसकी तरफ मुंह फाड़ कर देखा। रॉन ने अपना सिर हिलाया। रॉन और हरमाइनी दोनों की शक्ल से ऐसा लग रहा था जैसे किसी की मौत हो गई हो। हैरी को समझ नहीं आया कि सर्पभाषा बोलने में इतनी भयानक बात क्या थी। वो बोला, क्या तुम मुझे बता सकते हो एक गंदे बड़े सांप को जस्टिन के सिर पर वार करने से रोकने में क्या गलत था? इससे क्या फर्क पड़ता है? ये मैंने कैसे किया? असल बात यह है कि मैंने जस्टिन को सिरकटों के शिकार में शामिल होने से बचा लिया। इससे फर्क पड़ता है क्योंकि नागेश नाग शक्ति सांपों से बात करने के लिए मशहूर था, इसीलिए नाग शक्ति का प्रतीक एक सांप है। हरमाइनी ने दबी आवाज में कहा। हैरी का मुंह खुला रहा। बिल्कुल, अब पूरा स्कूल यही सोचेगा कि तुम उसके पर 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 पोते हो या कोई रिश्तेदार हो, रॉन बोला। परंतु मैं नहीं हूँ, जिसे वो पूरी तरह से स्पष्ट नहीं कर सकता था, हैरी दहशत में बोला। हरमाइनी बोली, ये साबित करना आसान नहीं है। नाग शक्ति 1000 साल पहले हुए थे। जहाँ तक हम जानते हैं तुम उनके वंशज भी हो सकते। हैरी उस रात घंटों जागता रहा, अपने पलंग के चारों तरफ लगे पर्दों की दरार से टावर की खिड़की के बाहर बर्फ गिरते देखता रहा और सोचता रहा, क्या वो नागेश नाग शक्ति का वंशज है? आखिर वो अपने पिता के परिवार के बारे में तो कुछ नहीं जानता। वो अपने जादूगर रिश्तेदारों के बारे में किससे पूछे? हैरी ने शांत होकर सर्पभाषा बोलने की कोशिश की, पर एक भी शब्द बाहर नहीं निकला। उसे लगा ऐसा करने के लिए सांप से आमना सामना जरूरी है, परंतु मैं तो गरुड़ आदमी हूँ। अगर मुझमें नाग शक्ति का खून होता तो बोलती टोपी मुझे यहाँ नहीं रखती। ओह, परंतु क्या तुम्हें याद नहीं है कि बोलती टोपी तुम्हें नाग शक्ति में रखना चाहती थी? एक अप्रिय आवाज उसके दिमाग में गूंजी। हैरी ने करवट बदली। अगली सुबह मौसम बदल चुका था, बर्फ गिरना शुरू हुई थी। वो भारी बर्फीली आंधी में बदल गई थी। जड़ी बूटियों का ज्ञान विषय की उस टर्म की आज की क्लास नहीं लगी। प्रोफेसर स्प्राउट मंत्र कवचों को मोजे और स्कार्फ पहनाना चाहती थी। ये काम इतना जटिल था कि वो दूसरे के भरोसे नहीं छोड़ सकती थी। ये काम महत्वपूर्ण हो गया था कि मंत्र कवच जल्दी बड़े हो जाएं ताकि मिसेस नॉरिस और कॉलिन क्रीगी ठीक हो सके। क्लास नहीं लगने के कारण जो उन्हें खाली समय मिलता उसमें रॉन हरमाइनी घरों द्वार के हॉल की आग के सामने बैठकर जादूगरों की शतरंज खेलते रहे, जबकि हैरी पास में बैठकर चिंता करता रहा। भगवान के लिए हैरी, अगर तुम्हारे लिए ये इतना महत्वपूर्ण है तो तुम यहाँ क्यों बैठे हो? जाओ जस्टिन को ढूंढो, हरमाइनी ने तुनकते हुए कहा। हैरी उठा और तस्वीर के छेद से बाहर निकल गया। इसे भेड़-भून में था कि जस्टिन कहाँ है। दिन के वक्त महल में जितना अंधेरा होता था आज उससे ज्यादा था, क्योंकि खिड़कियों पर बर्फ की मोटी भूरी परत जमी हुई थी। हैरी कांपते हुए कमरों के पार चला गया जहाँ क्लासें चल रही थी। उसे अंदर से आवाजें आ रही थी। मैगोनिकल किसी पर चिल्ला रही थी। वो ये सोचता जा रहा था कि हो सकता है जस्टिन अपने खाली पीरियड में पढ़ाई कर रहा हो, इसलिए उसने जस्टिन को लाइब्रेरी में खोजने का फैसला किया। लाइब्रेरी के पिछले हिस्से में सचमुच मेहनतकश हाउस के विद्यार्थियों का समूह बैठा था, पर वो पढ़ाई नहीं कर रहे थे। किताबों की ऊंची अलमारियों की लंबी कतारों के बीच से हैरी को दिख रहा था वे लोग सिर सटाकर किसी गहरी और गोपनीय चर्चा में डूबे थे। उसे नजर नहीं आया कि जस्टिन वहाँ था या नहीं था। वो उनकी तरफ आगे बढ़ा। जब उन लोगों की बातें हैरी के कानों में पड़ी तो वो रुक गए। हैरी उन लोगों को नहीं दिख रहा था क्योंकि वो अदृश्य खंड में छुपा हुआ था। जो भी हो, मैंने जस्टिन को सलाह दी है कि वो हमारे कमरे में छुपा रहे, अगर पॉटर उसे अपना अगला शिकार बनाने वाला है।
जस्टिन के साथ ऐसी घटना होने की आशंका तब से है जब से उसने गलती से पॉटर को बता दिया है कि वो मगलू परिवार में पैदा हुआ है। जस्टिन ने तो उसे ये तक बता दिया था कि उसे एटन में एडमिशन मिल रहा था। ये कोई ऐसी बात नहीं जो नाग शक्ति के वारिस को बताई जाए और जब वो खुला घूम रहा हो, है ना? तुम्हें पूरा यकीन है नाग शक्ति का वारिस पॉटर ही है, क्यों अर्नी? सुनहरी चोटी वाली लड़की ने चिंतित स्वर में पूछा। मोटे लड़के ने गंभीरता से कहा, देखो हान्ना, वो सर्पभाषी है। सब जानते हैं वो शैतानी शक्तियों वाले जादूगर की निशानी है। क्या तुमने सुना है कि कोई जादूगर सांप से बात कर सकता है? लोग कहते हैं कि नागेश नाग शक्ति सर्पभाषी है। वैसे वो हमेशा बहुत अच्छा दिखता है, हान्ना ने अनिश्चितता से कहा। और हाँ, उसी ने तुम जानते हो कौन को गायब किया था। ये नहीं हो सकता कि वो शैतानी जादूगर हो, है ना? अर्नी ने रहस्यमय ढंग से आवाज नीचे की। मेहनतकश के बच्चों ने अपना सिर सटा लिया। हैरी भी अर्नी की बात सुनने के लिए करीब आया। कोई नहीं जानता उस हमले से पॉटर कैसे बचा। मेरा मतलब है जब वो छोटा बच्चा था तो उसके तो चीथड़े हो जाने चाहिए थे। इस तरह के शाप से वही बच सकता था जो सचमुच ताकतवर शैतानी जादूगर। शायद इसी वजह से तुम जानते हो कौन बचपन में उसे मार डालना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि कोई दूसरा शैतानी जादूगर उसका प्रतिद्वंद्वी बन जाए। मैं सोचता हूँ पॉटर में न जाने कितनी शैतानी शक्तियाँ छुपी होंगी। हैरी में अब सुनने की ताकत नहीं थी। जोर से अपना गला साफ करते हुए वो अलमारियों के पीछे से बाहर निकला। अगर वो गुस्से में नहीं होता तो उसे अपने सामने का दृश्य देखकर मजा आया होता। हैरी को देखने के बाद मेहनतकश के बच्चे इतने स्तब्ध थे जैसे बेजान हो गए हों। हैरी बोला, हेलो, मैं जस्टिन फिंच फ्लेचली को ढूंढ रहा हूँ। मेहनतकश के विद्यार्थी ने पूछा, तुम उसके साथ क्या करना चाहते हो? मैं उसे बताना चाहता हूँ कि युद्ध कला प्रशिक्षण में सांप वाली घटना में वास्तव में क्या हुआ था। अर्नी ने अपने सफेद पड़ चुके होंठ काटे और कहा, हम सब वहाँ थे, हमने देखा था कि क्या हुआ है। हैरी बोला, तब तो तुमने देखा होगा कि जब मैंने सांप से बात की तो वो दूर हट गया था। हमने तो बस इतना देखा था कि तुम सर्पभाषा में बात कर रहे थे और सांप को जस्टिन की तरफ भेज रहे थे। मैंने उसे नहीं भेजा था, सांप ने तो जस्टिन को छुआ तक नहीं। हैरी बोला, उसकी आवाज गुस्से में कांप रही थी। वो बाल बचा था, आर्नी ने कहा। उसके बाद उसने आगे जोड़ दिया, और अगर तुम्हारे मन में मेरे बारे में कोई विचार है तो मैं तुम्हें बता दूं, तुम मेरी वंशावली देख सकते हो। मेरे परिवार में 9 पीढ़ियों से जादूगर और जादूगरनियां रही हैं। मेरा खून उतना ही शुद्ध है जितना किसी जादूगर का हो सकता। हैरी गुस्से में बोला, मुझे परवाह नहीं है तुम्हारे खून की। मैं मगलू परिवार में पैदा होने वालों पर हमला क्यों करना चाहूंगा? मैंने सुना है कि तुम उन मगलुओं से नफरत करते थे जिनके साथ तुम रहते। हैरी ने जवाब दिया, ये संभव नहीं कि कोई डर्सली परिवार से नफरत न करे जो उनके साथ रहते। मैं चाहूंगा एक बार तुम भी रह कर देखो। वो मुड़ा और धड़धड़ाते हुए लाइब्रेरी से बाहर निकला। मंत्रों की एक बड़ी सी किताब की सुनहरी जिल्द को चमका रही मैडम पिंस इस दौरान फटकारने वाले अंदाज में हैरी को घूरती रही। हैरी गलियारे में लहराते हुए आगे बढ़ा, किसी बहुत बड़ी और ठोस चीज से टकराया और फर्श पर गिर पड़ा। ओह, हेलो हैग्रिड। हैग्रिड का चेहरा मखमली बर्फ की ढकी टोपी से पूरी तरह छुपा हुआ था, परंतु उसे पहचानने में किसी से गलती नहीं हो सकती थी क्योंकि उसने अधिकांश गलियारे को छछूंदर की खाल वाले ओवरकोट से भर दिया था। उसने ग्लव्स पहने हुए थे और उसके एक दैत्याकार हाथ में मरा मुर्गा लटक रहा था। हैग्रिड ने बोलने के लिए टोपी ऊपर खींची। ठीक हो हैरी, आज तुम क्लास में क्यों नहीं गए? आज क्लास नहीं लगी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हैरी ने मरे हुए मुर्गे को उठाया। उसने बताया, इस साल दूसरा मुर्गा मरा है, या तो इसे लोमड़ी ने मारा है या फिर खून चूसने वाले हौए ने। मुर्गियों के दड़बे के चारों तरफ जादू करने के लिए हमें हेडमास्टर की इजाजत लेनी होगी। उसने बर्फ के कणों से भारी अपनी मोटी भूम के नीचे हैरी को गौर से देखा। तुम ठीक हो? ऐसा लग रहा है जैसे तुम परेशान हो और गुस्से में हो। हैरी वो सब नहीं दोहराना चाहता था जो मेहनतकश और बाकी बच्चे उसके बारे में कह रहे। फिर बोला, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो बेहतर होगा कि अब मैं जाता हूँ। अगली क्लास रूप परिवर्तन की है, मुझे किताबें उठाना है। हैरी पैर पटकते हुए सीढ़ियों पर चढ़ा और गलियारे में मुड़ गया जहाँ ज्यादा अंधेरा था। यहाँ मशालें बर्फीली हवा के तेज झोंकों के कारण बुझ गई थी। वो आधी दूर पहुंचा था कि तभी फर्श पर पड़ी किसी चीज से टकराया और लड़खड़ा कर सिर के बल गिर गया। अंधेरे में आंखें गड़ा कर देखा, उसको देखते ही होश उड़ गए। फर्श पर जस्टिन फिंच फ्लेचली पड़ा था, सख्त और ठंडा। उसके चेहरे पर दहशत का भाव था। उसकी खुली बेजान आंखें छत को घूर रही थी। उसके पास एक और आकृति पड़ी थी। हैरी ने इससे अजीब दृश्य नहीं देखा था। उसे वहां लगभग
सिर कटा निक दिखा। वो मोतियों की तरह सफेद और पारदर्शी नहीं दिख रहा था, बल्कि काला, धुएंदार और बेजान। उसके चेहरे पर भी दहशत के वैसे ही भाव थे जैसे जस्टिन के चेहरे पर थे। उसके मन में आया कि वो वहां से भाग जाए, किसी को पता नहीं चलेगा, परंतु इन लोगों को यहाँ कैसे छोड़ सकता है, उसे मदद करनी होगी। वो दहशत में खड़ा था। उसके ठीक पास वाला दरवाजा खुला। पीव्स तैरता हुआ दरवाजे से बाहर निकला। अरे ये तो पॉटी यानी पॉटर है। पीव्स खिलखिलाते हुए हैरी के पास से गुजरा तो उसने उसका चश्मा तिरछा कर दिया। पॉटर, क्या इरादे हैं? यहाँ छुप कर क्यों घूम रहे हो? पीव्स अचानक रुका और हवा में गुलाटियां खाने लगा। गुलाटी खाते समय उसका सिर नीचे और पैर ऊपर था। उसकी निगाह जस्टिन और लगभग सिर तक नीचे थी। उसने खुद को तत्काल सीधा किया और चीखने लगा, हमला हमला, एक और हमला! अब किसी इंसान या भूत की जान सुरक्षित नहीं है, अपनी जान बचाओ। एक के बाद एक दरवाजे गलियारे में खुले। लोग बाढ़ के पानी की तरह अंदर घुसे। कई विद्यार्थी तो लगभग सिर कटे निक के शरीर के पास खड़े थे। जब टीचर वहां आए तो चिल्लाकर उन्होंने भीड़ को शांत किया तो हैरी ने खुद को दीवार से टिका पाया। प्रोफेसर मैकगोनागल भागती हुई आई। उनके पीछे उनकी क्लास में बच्चे आ गए, जिनमें से एक के बालों पर अब भी काली सफेद धारियां थी। प्रोफेसर मैकगोनागल ने अपनी छड़ी से जोरदार धमाका किया। खामोशी छा गई। आज तो पॉटर रंगे हाथों पकड़ा गया, आर्नी चीखा। उसका चेहरा सफेद था। उसने अपनी उंगलियां हैरी की तरफ नाटकीय अंदाज में उठा रखी थी। चुप रहो मैकमिलन, प्रोफेसर मैकगोनागल ने तीखे स्वर में कहा। अरे पॉटर, तुम तो हो गड़बड़। पॉटर, तुमने ये क्या किया? तुम तो विद्यार्थियों को ऐसे मार रहे हो जैसे कोई मजेदार खेल हो। बहुत हो गया पीव्स, प्रोफेसर मैकगोनागल ने झड़कते हुए कहा। पीव्स हैरी को जीभ निकालकर चिढ़ाते हुए उड़ गया। प्रोफेसर फ्लिटविक और खगोल शास्त्र के प्रोफेसर सिनिस्ट्रा जस्टिन को उठाकर अस्पताल ले गए, पर किसी की समझ में नहीं आया निक का क्या किया जाए। अंत में प्रोफेसर मैकगोनागल ने छड़ी घुमाकर हवा में एक बड़ा पंखा निकालकर आर्नी को दिया और आर्नी को समझाया कि वो इस पंखे से हवा करके लगभग सिर कटे निक को सीढ़ियों के ऊपर कैसे ले जाए। आर्नी निक को पंखा झालते हुए खामोश काले ओवरक्राफ्ट विमान की तरह ले गया। उसके बाद वहाँ हैरी और प्रोफेसर मैकगोनागल थे। प्रोफेसर मैकगोनागल बोली, मेरे साथ आओ पॉटर। हैरी ने कहा, प्रोफेसर मैंने कुछ नहीं किया, मैं कसम खाता हूँ। प्रोफेसर मैकगोनागल सख्ती से बोली, ये बात मेरे हाथ के बाहर है। दोनों खामोशी से एक मोड़ पर मुड़े। प्रोफेसर मैकगोनागल अचानक एक बड़े और बहुत ही बदसूरत जानवर की मूर्ति के सामने रुक गई। उन्होंने कहा, शरबत लेमन। जाहिर है ये पासवर्ड था क्योंकि मूर्ति में जाना है। वो एक तरफ सरक गई जिसके पीछे की दीवार दो हिस्सों में बट गई। दहशत से भरे होने के बाद भी हैरी आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। सोचने लगा क्या होने वाला है। दीवार के पीछे घुमावदार सीढ़ियां थीं जो एस्केलेटर की तरह धीमी गति से ऊपर जा रही थीं। जब वो और प्रोफेसर मैकगोनागल सीढ़ियों पर खड़े हुए तो हैरी को पीछे की दीवार के धम्म के साथ बंद होने की आवाज सुनाई दी। वे ऊंचे और ऊंचे उठते चले गए जब तक कि आखिरकार हैरी का सिर चकराने नहीं लगा। अब उसे अपने सामने बलूत की लकड़ी का चमकता हुआ दरवाजा दिखा जिस पर गरुड़ के आकार की पीतल की कुंडी लगी। वो जानता था उसे जहाँ लाया गया था ये वही जगह होगी जहाँ डम्बलडोर रहते होंगे।